मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक सच्ची और डरावनी भूत की कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का नाम है रांची के सड़क की एक अनजानी सवारी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आगे कहानी आपको बहुत मज़ेदार और डरावनी भी लगेगी। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और साथ ही ऐसे ही सच्ची और हॉरर की भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। रात का समय था, लगभग 11 बज चुके थे। आसमान में चांद हल्का हल्का बादलों के बीच से झांक रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा के झोंके वातावरण को और रहस्यमय बना रहे थे। तीन दोस्त, रवि, अंकित और राजू, एक पुराने गांव से होकर शहर की ओर बाइक से वापस लौट रहे थे। उनकी बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन रास्ता पूरी तरह सुनसान था। इधर उधर घने पेड़ और झाड़ियां थीं और बीच बीच में कुछ टूटी फूटी झोंपड़ियां नजर आ रही थीं। इस पूरे इलाके में शायद ही कोई रोशनी थी। सिर्फ बाइक की हेडलाइट के सहारे तीनों दोस्त आगे बढ़ रहे थे। अचानक सड़क के किनारे दूर पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। वह धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रही थी, जैसे कहीं जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके चलने की गति बहुत धीमी थी। उसकी छवि इतनी धुंधली और रहस्यमयी थी कि पहली नज़र में तो वो किसी भूत जैसी लग रही थी। रवि, जो बाइक चला रहा था, अचानक रुक गया। उसने अपने दोनों दोस्तों की ओर देखा और पूछा, इतनी रात को ये बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही है? अंकित ने बाइक की हेडलाइट की तरफ इशारा करते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा है। राजू ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, हमें रुकना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है। रवि ने हामी भरते हुए बाइक रोक दी और तीनों दोस्त बूढ़ी औरत के करीब जाने लगे। पास पहुंचकर रवि ने बड़ी ही शांति से पूछा, मां जी, इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? बुढ़िया ने अपनी छड़ी पर थोड़ा और झुकते हुए कहा, बेटा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए पैदल ही निकल पड़ी हूं। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। उसके शब्द इतने साधारण थे कि तीनों दोस्तों ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। बूढ़ी औरत की कमजोर हालत देखकर रवि ने कहा, मां जी, आप अकेली यहां इतनी रात को क्यों चल रही हैं? हम आपको छोड़ देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। बुढ़िया ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं धीरे धीरे अपने गांव पहुंच जाऊंगी। लेकिन तीनों दोस्तों का मन नहीं माना। उन्होंने आपस में बात की और फिर से बुढ़िया से कहा, आप हमारे साथ चलिए मां जी, हमें भी उसी दिशा में जाना है। हम आपको आपके गांव तक छोड़ देंगे। बुढ़िया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। तीनों दोस्त बाइक पर सवार हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बुढ़िया उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे उसे किसी मजबूरी में चलना पड़ रहा हो। दोस्तों को इस बात का कोई शक नहीं हुआ कि यह बूढ़ी औरत कौन है या कहाँ जा रही है। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और अपनी राह पर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, बुढ़िया उनसे तमाम सवाल पूछने लगी। वह पूछने लगी, तुम लोग कहाँ से हो? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तीनों दोस्तों ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वे शहर से वापस अपने गांव जा रहे हैं और उन्होंने आज का दिन घूमने में बिताया था। बुढ़िया ने फिर पूछा, क्या तुम लोग हमेशा इस रास्ते से आते जाते हो? इस सवाल पर अंकित ने हंसते हुए कहा, नहीं मां जी, हम तो पहली बार इस रास्ते से जा रहे हैं। राजू, जो बाइक के पीछे बैठा था, लगातार बुढ़िया की ओर ध्यान दे रहा था। उसे अजीब लग रहा था कि वह औरत इतनी देर तक उनके पीछे पीछे कैसे चल रही है, जबकि उसकी चाल इतनी धीमी थी। लेकिन उसने इस बात को अपने दोस्तों से साझा नहीं किया। कुछ दूरी चलने के बाद एक चौराहा आया, जहां से बुढ़िया का गांव जाने का रास्ता अलग हो जाता था। राजू ने पीछे मुड़कर कहा, लो मां जी, आपका रास्ता आ गया। जैसे ही उसने यह कहा और मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बुढ़िया अचानक गायब हो चुकी थी। राजू का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। वह हक्का बक्का रह गया और तुरंत अपने दोस्तों को इशारा किया, अरे, वो बूढ़ी कहाँ गई? रवि और अंकित ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बुढ़िया कहीं नजर नहीं आई। तीनों की सांसें थम गईं।
वो औरत अचानक कैसे गायब हो गई, ये समझ से परे था। तीनों दोस्तों की हालत अब बिगड़ने लगी थी। राजू, जो हमेशा सबसे बहादुर रहता था, उसकी आवाज कांपने लगी। यार, ये क्या हो रहा है? वो औरत कहाँ गई? रवि ने घबराते हुए कहा। यह तो बहुत अजीब है। हम उसे छोड़ने के लिए रुकने वाले थे और अब वो अचानक गायब हो गई। अंकित, जो सबसे डरपोक था, उसकी घबराहट और बढ़ गई थी। वह घबराते हुए बोला, हमें यहां से भागना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। रवि ने बाइक स्टार्ट की और तीनों दोस्तों ने तेज रफ्तार से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने अचानक काम करना बंद कर दिया। वे तीनों धक्का मारकर बाइक को चलाने की कोशिश करने लगे। उस सन्नाटे में केवल उनकी बाइक के धक्के की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही पलों में अंकित का पैर फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि बाकी दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। और उसी समय हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज जैसे किसी के जोर जोर से हंसने की थी, लेकिन वह हंसी सामान्य नहीं थी। उसमें एक अजीब सा भय था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और उनका मजाक उड़ा रहा हो। तीनों दोस्तों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे हंसी चारों तरफ से आ रही थी, लेकिन उसका स्रोत नजर नहीं आ रहा था। घबराहट में उन्होंने बाइक वहीं छोड़ दी और दौड़ते हुए भागने लगे। तीनों दोस्त अब जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़ रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और सांसें फूली जा रही थीं। भागते भागते वे एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गए, जो रांची के पुराने अस्पताल के पास था। वहां पहुंचते ही वे थम गए। तीनों दोस्त पसीने से तरबतर थे और उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वे जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। अगर वे घर लौटने की कोशिश करते तो बिना बाइक के घर जाना मुश्किल था, और अगर घर वालों को यह पता चलता कि वे इतनी देर रात बिना बाइक के लौटे हैं तो उन्हें डांट भी पड़ती। तीनों ने आपस में बात की और फैसला किया कि वे इस रात को यहीं एक मंदिर में बिताएंगे, जो कब्रिस्तान के पास ही था। मंदिर में रुकना उन्हें सबसे सुरक्षित लगा, क्योंकि वे जानते थे कि इस हालत में वे और कहीं नहीं जा सकते। मंदिर में रात भर रुकने के बाद जब सुबह की पहली किरणें फूटीं, तो तीनों दोस्त बाइक लेने वापस उसी जगह गए जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाइक वैसे ही खड़ी थी, लेकिन बुढ़िया का कोई नामो निशान नहीं था। उस घटना के बाद तीनों दोस्तों ने उस रास्ते से कभी नहीं गुजरने का फैसला किया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रवि को उस रात की घटना बार बार सपनों में दिखाई देने लगी। हर रात वह उसी बूढ़ी औरत का चेहरा अपने सपनों में देखता था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी हंसी की गूंज रवि के दिल में डर भर देती थी। अंकित की चीखें और बुढ़िया की हंसी का मिश्रण रवि को हर रात जगाने लगा। उस घटना के बाद रवि की जिंदगी में अजीबोगरीब और खौफनाक घटनाएं होने लगीं। हर रात उसे वही बूढ़ी औरत अपने सपनों में दिखाई देने लगी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों में जलते हुए लाल अंगारे की तरह चमक थी और उसका चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था। वह हमेशा रवि की ओर देखती हुई हंसती रहती थी, जैसे उसे डराने का मजा ले रही हो। उसकी हंसी की गूंज रवि के कानों में पूरे दिन गूंजती रहती थी। हर रात वह सपने में एक ही चीज देखता था। वह बूढ़ी औरत अंधेरे में खड़ी है, उसकी ओर हाथ बढ़ा रही है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। फिर चारों तरफ से एक अजीब सी गूंज सुनाई देती, जो पहले धीरे होती और फिर इतनी तेज हो जाती कि रवि का दिल जोर से धड़कने लगता। हर बार वह पसीने में तरबतर उठता, अपने आसपास देखते हुए यह सोचता कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उस सपने का खौफ उसके दिल में गहराई से बैठ चुका था। रवि ने अपने दोस्तों अंकित और राजू से इस बारे में बात की। पहले तो दोनों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब रवि की हालत और बिगड़ने लगी तो वे भी चिंता में पड़ गए। रवि की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था। धीरे धीरे वह दिन में भी अजीब अजीब चीजें देखने लगा। उसे लगता कि कोई साया उसके आसपास घूम रहा है। कभी कभी उसे लगता कि वह बूढ़ी औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है, उसे घूर रही है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता तो वहां कोई नहीं होता। अंकित ने रवि से कहा, यार, ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन रवि को यकीन था कि यह सिर्फ कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। वह बूढ़ी औरत सच में उसके पीछे थी
और वह उसे छोड़ने वाली नहीं थी। एक रात जब रवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे लगा कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो। अचानक उसने महसूस किया कि उसके बिस्तर के पास किसी का साया है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके बिस्तर के किनारे खड़ी थी। इस बार वह सिर्फ उसे देख नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। उसकी आंखों में वही जलती हुई लाल चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रवि की सांसें रुक गईं। उसका शरीर जैसे लकवा मार गया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था और बूढ़ी औरत और करीब आ रही थी। अचानक बूढ़ी औरत ने अपने ठंडे और काले हाथ से रवि की गर्दन को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी बर्फीली थीं कि रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और तभी बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांका और एक अजीब सी फुसफुसाहट में कहा, तू मुझसे नहीं बच सकता, मिलूंगी। रवि ने पूरी ताकत से खुद को उस स्थिति से छुड़ाने की कोशिश की और तभी उसकी आंख खुली। वह बिस्तर पर बैठा था, पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ। ये फिर से वही खौफनाक सपना था, लेकिन इस बार वह और भी असली लगा। रवि का शरीर कांप रहा था और उसकी गर्दन पर अब भी उस ठंडे हाथ की छाप उसे महसूस हो रही थी। अगली सुबह रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं रहेगा। वह अंकित और राजू के पास गया और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताईं। अंकित और राजू भी अब गंभीर हो चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि यह सिर्फ कोई सामान्य डर नहीं था। कुछ न कुछ बहुत गहरा और भयानक था, जिससे रवि का पीछा हो रहा था। तीनों ने फैसला किया कि वे उस इलाके में फिर से जाएंगे जहां उन्हें वह बूढ़ी औरत मिली थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन थी और क्यों उनका पीछा कर रही थी। लेकिन इस बार वे तैयार होकर जाने वाले थे। उन्होंने अपने साथ एक पुराना तांत्रिक भी ले लिया, जो गांव के लोगों के बीच अपनी तंत्र मंत्र की विद्या के लिए प्रसिद्ध था। तीनों दोस्त और तांत्रिक उस रात उसी रास्ते पर पहुंचे जहां उन्हें वह बूढ़ी औरत मिली थी। तांत्रिक ने जैसे ही उस इलाके का जायजा लिया, उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। उसने कहा, यह जगह बहुत बुरी है। यहां किसी आत्मा का प्रचंड प्रभाव है। तांत्रिक ने अपने साथ लाए हुए कुछ तंत्र मंत्रों की सामग्री निकाली और वहां एक छोटा सा अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के बीच हवा अचानक से तेज हो गई। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। तभी तांत्रिक ने जोर से कहा, वह आत्मा यहां है। वह छिपी हुई है, लेकिन उसकी मौजूदगी को मैं महसूस कर सकता हूं। अचानक वहीं पास के पेड़ों के पीछे से वह बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह और भी भयावह लग रही थी। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे तांत्रिक की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये लड़का अब मेरा है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तांत्रिक ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत ने हवा में एक चीख छोड़ी और तांत्रिक की सामग्री एकदम से जलने लगी। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ गया। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन बूढ़ी औरत ने अब रवि की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तू मुझसे कभी नहीं बच सकता। मैं तेरा पीछा करती रहूंगी जब तक तू मेरी जगह न ले ले। तांत्रिक ने अंतिम कोशिश करते हुए एक मंत्र का जाप शुरू किया। बूढ़ी औरत अचानक चीखने लगी और उसकी छवि थोड़ी धुंधली हो गई। उसने क्रोध में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तांत्रिक ने अपना मंत्र जारी रखा। बूढ़ी औरत की छवि और भी धुंधली होने लगी, लेकिन वह रवि की ओर इशारा करते हुए बोली, तू बच भी गया तो भी मैं तेरे सपनों में आऊंगी। तू मुझसे नहीं बच सकता। तांत्रिक का मंत्र पूरा होते ही बूढ़ी औरत गायब हो गई। हवा थम गई और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह आत्मा कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी, लेकिन अगर इसे पूरी तरह से मिटाना है तो हमें इसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। रवि, अंकित और राजू ने एक दूसरे की ओर देखा। यह टकराव तो खत्म हो गया था,
लेकिन असली सच्चाई अब भी कहीं छिपी हुई थी। तांत्रिक के मंत्रों से बूढ़ी औरत की आत्मा गायब हो गई, लेकिन वह खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। रवि, अंकित और राजू जानते थे कि यह बस एक अस्थायी समाधान था। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आत्मा की वापसी फिर से हो सकती है, जब तक उसके पीछे की सच्चाई पूरी तरह से उजागर नहीं की जाती। रात के अंधेरे और भयानक अनुभवों के बाद तीनों दोस्त अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो चुके थे। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा की कहानी को जानना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ मंत्रों से शांत नहीं किया जा सकता। हमें इसकी मौत के कारण और इसके अतीत को खोजना होगा। रवि, जो अब तक सबसे ज्यादा डर में था, हिम्मत जुटाकर बोला, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि यह औरत कौन थी? हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेते हुए कहा, हर आत्मा अपने पीछे कुछ निशान छोड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई संबंध पुराने रांची पागलखाने से है। मैंने उस जगह के बारे में सुना है। वहां कई साल पहले अजीब घटनाएं हुई थीं। हो सकता है कि इसका अतीत वहीं से जुड़ा हो। रांची का पागलखाना, जो अब वीरान और सुनसान था, सालों पहले एक अत्यंत डरावनी जगह के रूप में जाना जाता था। कहते हैं कि वहां कुछ ऐसे मरीज थे जिनकी हालत सामान्य नहीं थी। उनमें से कुछ मानसिक बीमारी से ज्यादा किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में थे। धीरे धीरे वहां मरीजों की रहस्यमय मौतें होने लगीं और पागलखाने को बंद करना पड़ा। लेकिन उसकी दीवारों के पीछे छुपी कहानियां अब भी लोगों को डरा रही थीं। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि तीनों दोस्त उस पागलखाने की तरफ जाएं और उस जगह के बारे में पता करें। रवि, अंकित और राजू ने सोचा कि यह आखिरी मौका हो सकता है इस खौफनाक आत्मा से छुटकारा पाने का। डरते हुए लेकिन हिम्मत बांधकर वे अगले दिन रांची के उस पुराने सुनसान पागलखाने की ओर रवाना हुए। रांची पागलखाने के पास पहुंचते ही तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। वह जगह अब खंडहर में बदल चुकी थी। टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे दरवाजे और झाड़ियों में छिपी पथरीली दीवारें उस जगह के डरावने इतिहास की गवाही दे रही थीं। जब वे पागलखाने के अंदर घुसे तो वहां की अजीब चुप्पी और हवा में फैला घुटन भरा माहौल उन्हें तुरंत महसूस हुआ। तांत्रिक ने अपनी माला और मंत्रों के साथ रास्ता बनाते हुए कहा, यहां बहुत पुरानी और प्रचंड आत्माएं हैं। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पागलखाने के अंदर चलते हुए वे एक पुराने रिकॉर्ड रूम तक पहुंचे, जो अब धूल और जाले से भरा हुआ था। वहां रखी पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड किताबें अब बिखर चुकी थीं। अंकित ने एक पुरानी फाइल उठाई और पढ़ने लगा। यहां एक मरीज का नाम दर्ज है, लक्ष्मी देवी। ये वही नाम है। रवि ने तेजी से उस फाइल की ओर देखा। लक्ष्मी देवी, जो सालों पहले इसी पागलखाने में भर्ती थी, उसी के बारे में वो अब तक सोच रहे थे। उसकी उम्र लगभग 60 साल थी जब वह यहां भर्ती हुई थी और उसके मानसिक हालात बेहद खराब थे। फाइल में लिखा था कि वह अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनती थी और खुद को एक जिंदा मुर्दा बताती थी। उसने कई बार पागलखाने के स्टाफ से कहा था कि वह मरे हुए लोगों से बात करती है, और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसके शरीर को वहीं पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। तांत्रिक ने फाइल देखकर कहा, लक्ष्मी देवी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। शायद उसकी मौत किसी रहस्य से जुड़ी थी। हमें उसके कब्र की ओर जाना होगा। वे पागलखाने के पीछे बने पुराने कब्रिस्तान की ओर बढ़े। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वहां की हरियाली सूख चुकी थी और चारों ओर उखड़ी हुई कब्रें दिख रही थीं। तांत्रिक ने उन्हें लक्ष्मी देवी की कब्र ढूंढने को कहा। कुछ देर बाद राजू ने एक पुरानी धुंधली पट्टी वाली कब्र देखी, जिस पर नाम लिखा था, लक्ष्मी देवी, 1935 से 1995। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। तांत्रिक ने रवि से कहा, लक्ष्मी की आत्मा यहां है। ये उसकी आखिरी चीख है। हमें इसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक करना होगा ताकि इसे शांति मिल सके। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, कब्र की मिट्टी से धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसी बूढ़ी औरत की छवि सामने आने लगी। लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी झुकी हुई कमर अब और भी डरावनी लग रही थी।
उसने रवि की ओर देखा और कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरा बदला अब भी बाकी है। तांत्रिक ने तेजी से एक अंतिम मंत्र का जाप किया और तभी वह छवि जोर से चीखती हुई गायब हो गई। कब्र के चारों ओर का माहौल शांत हो गया और हवा भी ठहर गई। तांत्रिक ने कहा, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, वह अब कभी वापस नहीं आएगी। रवि, अंकित और राजू ने एक लंबी सांस ली। आखिरकार वे उस खौफनाक आत्मा से छुटकारा पाने में सफल हो गए थे। लेकिन उन सभी के मन में एक सवाल रह गया, आखिर लक्ष्मी देवी की मौत किस कारण से हुई थी? क्या उसे किसी ने मारा था या उसकी पीड़ा उसकी बीमारी का ही परिणाम थी? उस पागल खाने की दीवारें और कब्रिस्तान अब भी कई राज अपने अंदर दबाए हुए थे। लेकिन एक बात तय थी, रवि और उसके दोस्त अब उस भूतिया आत्मा से मुक्त थे।